तो प्रीवियसली हमने पढ़ा था महाजनपद के बारे में, जो कि हमारे एशियन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें हमने पढ़ा था 16 इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में हमारे इंडिया में, जो कि हिमालय से लेकर नर्मदा वैली तक कंपाइल्ड थी, और उनको हम बोलते थे 16 महाजनपद। तो उन्हीं 16 महाजनपद में से हम पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या फिर वो डायनेस्टी या वो महाजनपद जिसने अपनी पूरी 16 महाजनपद पे सबॉर्डिनेशन करी थी, मतलब वो आउट ऑफ 16 में से एक महाजनपद थी जिसका नाम था मगध। तो आज हम उसी राइज ऑफ मगध के बारे में पढ़ेंगे कि मगध से पहले या मगध में कौन सी डायनेस्टीज आई थी। या अगर हम मगध की बात करते हैं तो मोस्टली सब बच्चों के दिमाग में आती है कि वो मौर्यंस ही एक डायनेस्टीज थी जो मगध में राइन करती थी, लेकिन नहीं, उससे पहले भी बहुत सारी डायनेस्टीज थी जो मगध पे रूल्ड करती थी डिफरेंट राइन टाइम पीरियड पे। अगर हम बात करें मगध की, तो मगध जो एट प्रेजेंट मॉडर्न स्टेट को कंपाइल्ड करता है वो है पटना और गया। तो हम उसी एरिया में देखेंगे कि कौन कौन सी डायनेस्टीज आई थी मौर्यन से पहले और उन्होंने क्या करा और किस तरीके से वो एक हायर मोस्ट या मोस्ट पॉपुलर महाजनपद थी जिन्होंने पूरी एंटायर सब कॉन्टिनेंट, अगर हम बात करें पूरे हिमालय से नर्मदा तक, अपनी स्टैब्लिशमेंट को सुप्रीमेसी दी थी। तो हम पढ़ेंगे राइज ऑफ मगध एम्पायर के बारे में। ये जो टॉपिक है आपका, अगर मैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो ये बीपीएससी के लिए, यूपीपीएससी के लिए और यूपीएससी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर या फिर एरिया अगर हम बोल सकते हैं। तो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अप्राइज होते हैं कि अगर मौर्यंस की बात करें, मौर्यन से पहले कौन सी डायनेस्टीज आई थी। तो अगर हम मगध की बात करें तो मगध मॉडर्न डे पटना एंड गया रीजन ऑफ बिहार वाले एरिया में इनकी टेरिटरी जो थी वो कंपाइल्ड थी। अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल जो थी, अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें थी, वो थी राजगिर या गिरिराज। ये दो कैपिटल थी, राजगिर थी और गिरिराज थी। तो आज हम इसी मगध के बारे में या राइज ऑफ मगध के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम मगध की स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो मगध की जो स्टैब्लिशमेंट, डायनेस्टी की जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी, वो स्टार्टिंग या फिर फाउंडेशन, नींव जो रखी थी मगध एम्पायर को फ्लरिश करने की थी, वो रखी थी जरासंध ने, और उसके बाद उनके सक्सेसर आए थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ फाउंडेशन मतलब एक नींव रखी थी मगध डायनेस्टी को या मगध महाजनपद को या मगध एम्पायर को, एक तरीके से एक नाम दिया था कि हम इस मगध वाले एरिया पे रूल्ड करेंगे, मतलब हम बिहार और पटना गया वाले मतलब पटना और गया वाले रीजन पे राइड करेंगे। लेकिन इसकी पीक कैसे स्टार्ट हुई? अगर हम इसकी पीक की बात करें तो इसकी पीक स्टार्ट होती है फर्स्ट मेजर डायनेस्टी जिसका नाम था हर्यंक डायनेस्टी। अगर हम हर्यंक डायनेस्टी की बात करें तो हर्यंक डायनेस्टी फर्स्ट डायनेस्टी थी जिसने एक मगध को एक सुप्रीम पावरफुल और प्रोस्पेरियस का मतलब होता है समृद्ध एक स्टेट बनाया था अपार्ट फ्रॉम 15 इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हमने महाजनपद में पढ़ी थी। तो अगर हम हर्यन डायनेस्टीज के एक रूलर की बात करें तो उनका रूलर था बिम्बिसार। उनका रूलर का नाम था बिम्बिसार। अगर हम बिम्बिसार की बात करें तो बिम्बिसार कंटेम्पररी था, या अगर हम बोले तो उसने बिम्बिसार ने हर्यन डायनेस्टी की फाउंडेशन मतलब नींव रखी थी। ये एक पहला व्यक्ति था जिसने हर्यन डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट या नींव रखी थी। तो अगर हम बिम्बिसार की बात करते हैं तो बिम्बिसार हमारा कंटेम्पररी था, मतलब कंटेम्पररी मतलब होता है समकालीन, मतलब साथ साथ किसके? लॉर्ड बुद्धा के और स्वामी महावीर के, मतलब महावीर स्वामी के कंटेम्पररी था। अगर हम लॉर्ड बुद्धा की बात करें तो लॉर्ड बुद्धा वो जिन्होंने बुद्धिज्म फ्लरिश किया था हमारे इंडिया में,
और महावीर स्वामी वो जिन्होंने जैनिज्म फ्लरिश किया था हमारे इंडिया में। तो ये उनके साथ साथ था। अगर हम इनकी पॉलिसीज की बात करें तो इन्होंने 3 पॉलिसीज की स्टैब्लिशमेंट करी थी, जिसमें पहली पॉलिसी थी मैट्रिमोनियल अलायंसेस। मैट्रिमोनियल अलायंसेस मतलब शादी करो और उनकी टेरिटरी को इनडायरेक्टली कंट्रोल करो। उनकी किंग, जैसे कि इनके अगर मैट्रिमोनियल अलायंसेस की बात करें बिंबिसार की, तो बिंबिसार की 3 पत्नियां थी जो कि कुशाला से बिलोंग करती थी, जिनका नाम था प्रिंसेस महाकुशाला। अगर हम इनकी दूसरी प्रिंसेस की बात करें जो कि वज्जी महाजनपद से बिलोंग करती थी, जो कि एक लिच्छवी क्लैन से बिलोंग करती थी, जिनका नाम था प्रिंसेस चेलेना। अगर हम थर्ड प्रिंसेस की बात करें तो वो पंजाब मतलब मदारा क्रैंक से बिलोंग करती थी। तो इनकी फर्स्ट पॉलिसीज थी मैट्रिमोनियल अलायंसेस की। अगर हम इनकी सेकंड पॉलिसीज की बात करें तो इनकी सेकंड पॉलिसी थी कि फ्रेंडशिप विद अ स्ट्रॉन्ग नेबर, कि उन लोगों से दोस्ती करो जो आपके स्ट्रॉन्ग नेबर्स हैं। और इनकी थर्ड पॉलिसीज ये थी कि हु इज वीक, जो वीक है उसको खत्म करो, मतलब उसको डिफीट करो। तो इन्हीं 3 पॉलिसीज की वजह से इन्होंने मगध डायनेस्टीज को एक पीक पे ले गए थे। देन इनके बाद इनके बेटे आते हैं अजात शत्रु। तो अगर हम अजात शत्रु की बात करें तो इन्होंने अपने पिता बिंबिसार को मारा था। बिंबिसार को मार के इन्होंने थ्रोन को एक्वायर्ड कर लिया था। अगर हम अजात शत्रु की बात करें, इनका नेचर कैसा था? इनका नेचर काफी ज्यादा एग्रेसिव था। इन्होंने एक्सपेंशन मतलब विस्तार की पॉलिसीज को अपहेल्ड किया था, मतलब फ्लरिश किया था अपने रीजन में, और ये मगध की टेरिटरी को और ज्यादा एक्सपेंड करना चाहते थे। अगर हम अजात शत्रु के टाइम टेन्योर की बात करें तो इस टाइम पे बुद्धा जो थे वो डाइड हुए थे, मतलब मर गए थे। तो इस वजह से इन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी एट राजगिर। इन्होंने फर्स्ट काउंसिल कराई थी बुद्धिस्ट की, मतलब उनके योगदान में कि उन्होंने बुद्धिज्म फ्लरिश किया, तो उनके नाम पे इन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी। नेक्स्ट आते हैं इनके बेटे उदयन, जिनका नाम था उदयभद्र। ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर थे, जिन्होंने अलग अलग अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी टेरिटरी, जो इनकी महाजनपद मगध थी, इनकी कैपिटल को चेंज करा था। अब राजगिर से इन्होंने कैपिटल को चेंज करा और कर दी पाटलिपुत्र, जो कि मॉडर्न पटना। अगर जो हम बिहार में पटना है उसका अगर पहला नाम बोले तो वो पाटलिपुत्र था। तो जिन्होंने अगर पाटलिपुत्र क्यों रखी? पाटलिपुत्र क्योंकि इनकी मगध टेरिटरी का सेंटर था, इस वजह से। अब नेक्स्ट आते हैं दूसरी डायनेस्टी जो कि थी शशुनाग डायनेस्टी, जो इनके बाद आई थी, जिसके अगर प्रोमिनेंट रूलर की बात करें तो वो थे शिशुनाग। अगर हम इनके शिशुनाग की बात करें तो उस टाइम पे शिशुनाग जो थे, वो वाराणसी के अमात्य थे, मतलब वॉइसरॉय थे। और इसी अगर बोला जाता है तो उदयन के जो सक्सेसर थे उन्होंने ही शिशुनाग को किंग बनाया था, मतलब राजा बनाया था, जिन्होंने दोबारा से कैपिटल को शिफ्ट करा था राजगिर से पाटलिपुत्र। अब इनका बेटा आता है, इस तरीके से इनका राइन खत्म होता है और इनका बेटा आता है काला शोक, इनका बेटा आता है। अगर हम काला शोक के बारे में बात करें तो ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव था, मतलब बहुत ज्यादा
इसकी जो पॉलिसीज थी वो एग्रेसिव थी, ऑप्रेसिव थी। अगर हम बात करें तो ये बस लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहता था। अगर हम काला शोक की बात करें तो काला शोक ने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी। कहाँ कराई थी? कराई थी वैशाली में, कराई थी वैशाली में। जो टेरिटरी वैशाली में, वो टेरिटरी जो इनके पिता शिशुनाग ने एक्वायर्ड करी थी अपने टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी या फिर मगध की तीसरी और प्रोमिनेंट डायनेस्टी, जिसको हम जानते हैं नंद डायनेस्टी के नाम से, नंद डायनेस्टीज के नाम से। अगर हम नंद डायनेस्टी की बात करें तो ये फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। नॉन क्षत्रिय कैसे? अगर हम बात करें तो ये क्षत्रिय क्लान से बिलोंग नहीं करते थे, जिसके बाद में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है। अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग बातें बोली गई हैं। जैसे कि अगर हम ब्राह्मणिकल टेक्स्ट की बात करें तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में बोला गया है कि शिशुनाग ने एक शूद्र वुमेन के साथ रिलेशन बनाए और उनका एक सन हुआ जिसका नाम, जिन्होंने ये नंद डायनेस्टीज की स्टैब्लिशमेंट करी। सेकेंड, पुराण्स बोलते हैं कि ये लोग अधार्मिक थे, मतलब वो लोग थे जो कि जिनकी कोई धर्म नहीं था, और ये लोग किसी भी लाइनेज या किसी भी क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। मतलब एक लो कास्ट फैमिली थी जिनने एक नई डायनेस्टी बनाई थी जिसका नाम था नंद डायनेस्टी। लेकिन बुद्धिज्म बोलते हैं कि ये लोग अनंत कुलम थे। अनंत कुलम का मतलब क्या होता है? अनंत कुलम का मतलब होता है वो लोग जिनकी कोई कास्ट नहीं होती, मतलब अननोन, मतलब इनके बारे में हम नहीं जानते कहाँ से आए हैं और किधर से आए हैं, और इन्होंने अपनी नई डायनेस्टी बनाई थी नंद डायनेस्टी। अगर हम नंद डायनेस्टी के रूलर की बात करें तो इसके प्रोमिनेंट रूलर थे महापद्मानंद, जिनको उग्रसेन भी बोला जाता था। उग्रसेन क्यों बोला जाता था? इनकी स्टैंडिंग आर्मी की वजह से। स्टैंडिंग आर्मी क्या होती है? स्टैंडिंग आर्मी होती है वो सेना जो खड़ी रहती है अपने साथ तलवार रह के, तो उसको बोलते हैं स्टैंडिंग आर्मी। अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसको इन्फेंट्री भी बोलते हैं, वो पैदा या पैदल चलने वाले सैनिक, तो इनको उग्रसेन बोला जाता था। अगर हम महापद्मानंद के सक्सेसर की बात करें या राइन की बात करें तो ये अपने आप को एकार्ता बोलते थे। एकार्ता का मतलब होता है वो सुवर्जिन रूलर जिसने सारी क्षत्रिय, अपनी नेबरिंग की सारी क्षत्रिय डायनेस्टीज को खत्म करा और एक नई डायनेस्टी बनाई जिसका नाम था नंद डायनेस्टी, जो कि नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। अब महापद्मानंद के बाद आते हैं इनके सक्सेसर धनानंद। अगर हम धनानंद की बात करें तो धनानंद की जो आर्मी थी वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथफुल थी। मतलब इनके पास, अगर हम रेशो की बात करें तो इनकी टाइम में, अगर हम इनके टाइम की बात करें तो इनके पास 2 लाख इन्फेंट्री थी, मतलब पैदल चलने वाले सैनिक थे। 20,000 कैवलरी थी। कैवलरी मतलब वो लोग जो हाथी और घोड़े पे चलते हैं या फिर रथ पे चलते हैं, कैवलरी बोलते हैं उनको। और 3,000 एलिफेंट थे, जो वो लोग जो हाथी पे चल के अपने दुश्मनों को हराते हैं। तो इनकी जो स्टैंडिंग आर्मी थी, यानी जिनकी आर्मी थी, काफी ज्यादा सुप्रीम थी। इतनी ज्यादा सुप्रीम थी कि इनके ही टाइम पे अलेक्जेंडर ने इन्वेजन किया और अलेक्जेंडर इनकी आर्मी को देख के डर गया। वो इतना डर गया कि उसने कभी नहीं सोचा कि गंगैटिक वैली, मतलब गंगा के आसपास वाले क्षेत्र पे मुझे अपनी टेरिटरी बनानी चाहिए। तो ये था धनानंद के बारे में। अगर हम धनानंद के नेचर की बात करें तो धनानंद का नेचर काफी ज्यादा एरोगेंट था, मतलब काफी ज्यादा ऑप्रेसिव था। ये इतना ज्यादा क्रूर था अपनी प्रजा के लिए कि ये सिर्फ दिन प्रतिदिन उनसे टैक्स लेता था। टैक्स मतलब कर लेता था और उन पे जोर जबरदस्ती करता था। मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिव था, एरोगेंट था, क्रूअल था, कुछ भी दया इसमें नहीं थी। तो अगर हम धनानंद की बात करें तो धनानंद के जो चीफ मिनिस्टर थे वो कौटिल्य थे, जिन्होंने, इनके बीच में ऐसी बहस हो जाती है कौटिल्य और धनानंद के बीच में
कि ये कौटिल्य जो है वो धनानंद को बताते हैं कि अलेक्जेंडर आप पे अटैक करने वाला है। तो धनानंद कहते हैं कि हाँ मुझे पता है उसके बारे में, आप मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करते। तो इनके बीच में ऐसी ही वो बोलते बोलते कौटिल्य की इंसल्ट कर देते हैं। जब वो लेकिन कौटिल्य की इंसल्ट करते हैं तो कौटिल्य वो बुरा मान जाता है कि मैंने आपको राजा बनाया और आप ही मुझ पे गुस्सा हो रहे हैं, आप ही मुझ पे ऐसा सोच रहे हैं कि आप मेरी वजह से नहीं, आपने मुझ पे एहसान करा है, मैंने आपसे एहसान लिया है। इस तरीके से कि एहसान तो मैंने कराया ना, मैंने आपको बनाया है धनानंद को, मैंने ट्रेनिंग दी है, मैंने आपको एड एंड एडवाइस करा था। लेकिन धनानंद जो था वो अपने घमंड में चूर था, उसको लग रहा था कि नहीं मैं ही सुप्रीम हूँ। तो इस वजह से वो चाणक्य की बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर देता है, जिसकी वजह से चाणक्य जो है वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं आपको हराऊंगा, जैसे मैंने आपको बिल्ड करा था वैसे मैं एक और लड़के को बिल्ड करूंगा, किसी को भी बिल्ड करूंगा और आपकी डायनेस्टी का नाश करूंगा। तो चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त को तैयार करते हैं धनानंद के लिए, और धनानंद डायनेस्टी कंपीट करती है, मतलब उनका स्ट्रगल स्टार्ट होता है, लड़ाई स्टार्ट होती है मौर्यन डायनेस्टी से। चंद्रगुप्त जो है वो मौर्यन डायनेस्टी स्टैब्लिशमेंट करते हैं धनानंद को मारकर। तो यही थी पूरी स्टोरी कि किस तरीके से मगध में मौर्यन से पहले हर्यन डायनेस्टी थी, शिशुनाग डायनेस्टी थी और नंद डायनेस्टी थी। अगर हम इनकी बात करें, अब अलेक्जेंडर की बात आ गई है, तो इसी के टाइम पे हमारे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में इन्वेजन स्टार्ट हुआ था। दो डायनेस्टीज आई थी उस टाइम पे, एक आई थी पर्शियन डायनेस्टी और दूसरी आई थी मैकेडोनियन डायनेस्टी। एक आई थी पर्शियन डायनेस्टी और दूसरी आई थी मैकेडोनियन डायनेस्टी, जिनको हम ग्रीक से कंपेयर करते हैं, या वो ही थे। तो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि हमारा इंडिया है, अगर हम इंडिया की बात करें ये हमारा इंडिया है, इस तरफ पाकिस्तान था और इस तरफ अफगानिस्तान था। तो यहीं पे सबसे पहले इन्वेजन स्टार्ट होता है पर्शियन इन्वेजन, जिसको हम बोलते हैं पर्शियन मतलब ईरानियन इन्वेजन। ईरान में एक डायनेस्टी थी एक्मेडियन डायनेस्टी थी, जो ईरान वाले पर्शियन वाले रीजन पे रूल करती थी, जिसके जो रूलर थे वो क्रिकस थे। मीडियन डायनेस्टीज थी जिसके जो रूलर थे वो क्रिकस थे, और ये क्रिकस पहले व्यक्ति थे जो पर्शियन से आए थे, और इन्होंने एक सिटी कैपिटल ऑफ कपिल शाह मतलब अगर हम बोले तो सिटी कपिल शाह को कॉन्कर्ड किया था, मतलब उस पर अटैक किया था। और जो आसपास के जो रीजन थे, जो कंबोज थे, गांधार थे, वो आपस में वैसे भी लड़ रहे थे एक दूसरे को। तो जिसकी वजह से पर्शियन एम्पायर देखा कि भाई इनके अंदर तो डिसयूनिटी फैल रही है, क्यों ना इनको कॉन्कर्ड करा जाए, मतलब इनको कब्जा करा जाए। और वो पर्शियन जो क्रिकस थे वो पर्शियन इन्वेजन मतलब अपना ईरान का इन्वेजन स्टार्ट कर देते हैं कंबोज गांधार वाले रीजन पे, और अपनी एक नई डायनेस्टी बनाते हैं जिसको बोलते हैं पर्शियन डायनेस्टी, मतलब उनकी ही डायनेस्टी थी जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाले इस वाले रीजन में फ्लरिश्ड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसमें कंबोज आता था, गांधार आता था, तक्षशिला आता था, ये वाले रीजन थे। लेकिन धीरे धीरे इनके जो ग्रैंडसन थे, इनकी पावर जो थी डिक्लाइन हो जाती है। क्यों डिक्लाइन? इस वजह से हो जाती है क्योंकि मैकेडोनियन इन्वेजन मतलब अलेक्जेंडर आ जाता है। अब जब अलेक्जेंडर आ जाता है तो इनकी पावर धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाती है पर्शियन की।
क्योंकि अगर हम अलेक्जेंडर के बारे में देखें तो अलेक्जेंडर काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस था। एम्बिशियस क्या था? अगर वही अलेक्जेंडर जिसको हम विश्व विजेता बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि जितना भी हम वर्ल्ड जान चुके हैं मुझे उनको कॉन्क्वेस्ट करना है। कॉन्क्वेस्ट का मतलब मुझे उस टेरिटरी को ऑक्यूपाइड करना है और अपने मैकेडोनियन डायनेस्टी को स्टैब्लिश करना है। भले ही उसके अंदर एक अच्छी बात थी कि जहाँ जिस एरिया का जो राजा को वो हराता था उसको वो सुप्रीम करने के लिए देते, मतलब किंग बना देता था, लेकिन अपनी मैकेडोनियन डायनेस्टी के अंडर, मतलब सबऑर्डिनेट। तो जब अलेक्जेंडर हमारे भारत में आता है 326 BCE में, तो पर्शियन एम्पायर को हराता है और अपनी नई डायनेस्टी, मतलब अपनी डायनेस्टी मैकेडोनियन डायनेस्टी बनाता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाले रीजन में, जिसमें कंबोज भी था, गांधार भी था और पंजाब वाला एरिया भी था। ये आपस में खुद लड़ रहे थे, जो कि अलेक्जेंडर के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था कि भाई ये तो सही चल रहा है मेरे प्लान के अकॉर्डिंग, ये आपस में लड़ते रहेंगे और मैं इन पे सुप्रीम, मतलब इनको सबको हरा के अपनी मैकेडोनियन डायनेस्टी को स्टैब्लिश कर लूँगा। अगर हम अलेक्जेंडर की बात करें तो ये सन था, मतलब बेटा था फिलिपींस ऑफ मैकेडोनियन, ग्रीस के फिलिपिन का बेटा था, फिलिप का बेटा था, जो कि मैकेडोनियन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब हम अलेक्जेंडर की बात करते हैं तो अलेक्जेंडर हमारे इंडिया में एंट्री करता है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एंट्री करता है खैबर पास से। खैबर पास अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, दो माउंटेन के बीच में रास्ता है, और ये अलेक्जेंडर जो है वो खैबर पास से हमारे इंडिया में एंट्री करता है। अब जब ये एंट्री करता है तो इसकी एक्सपेंशन की पॉलिसीज काफ़ी ज़्यादा थी। ये कहाँ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रुकने वाला था, तो ये अपनी एक्सपेंशन पॉलिसीज में गंगैटिक वैली को भी इंक्लूड कर लेता है, मतलब ये गंगा वैली को भी इंक्लूड कर लेता है अपनी टेरिटरी में। अब जब ये इंक्लूड करता है तो वहाँ पे रूल कर रहे थे धनानंद। अब जब धनानंद के पास इतनी बड़ी आर्मी थी तो अलेक्जेंडर उनकी आर्मी को देख के डर जाता है कि भाई इसके पास खुद ही इतनी आर्मी है, अगर मैं लड़ूंगा इससे तो मैं तो हार जाऊंगा। तो वो अपनी लिमिट जो है वो वहीं तक ही रखता है, मतलब नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक, अफगानिस्तान वाले रीजन तक रखता है, और 19 महीनों तक हमारे इंडिया में रहता है। लेकिन जब वो वापस ग्रीक जा रहा होता है तो उसकी बेबीलोन एक जगह है अफगानिस्तान में, वहां पे वो मर जाता है। और कब मरता है? 323 BCE में। लेकिन जब हमारे यहाँ पे अलेक्जेंडर आता है, अब जब अलेक्जेंडर मर जाता है तो उसकी जो जितनी भी टेरिटरी होती है वो उसके 3 ग्रीक गवर्नर्स में फ्लरिश हो जाती है, जिसमें कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन आता है इंडिया में वो चला जाता है सेल्यूकस, या अगर हम बोलें तो अलेक्जेंडर का जो सक्सेसर होता है वो सेल्यूकस निकेटर बन जाता है, जिसमें हम सेल्यूकस निकेटर के बारे में जानेंगे। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट 2 टॉपिक होगा मौर्यंस। जब हम मौर्यंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, अशोकास के बारे में पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे सेल्यूकस निकेटर के बारे में और पढ़ेंगे कि किस तरीके से फर्स्ट टाइम इंडिया का रिलेशन ग्रीक के साथ स्टैब्लिश्ड हुआ था। आज इस टॉपिक में बस इतना ही था, किस तरीके से मगध एम्पायर का राइज हुआ, वो उसकी रीजन क्या था, उसकी कैपिटल क्या थी, और मौर्यन से पहले वहाँ पे कौन कौन सी डायनेस्टीज आई थी। और जब मगध राइज हो रहा था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 2 इन्वेजन हुए थे, पर्शियन डायनेस्टी का इन्वेजन हुआ था और मैकेडोनियन डायनेस्टी का इन्वेजन हुआ था। जिसमें अगर हम पर्शियन डायनेस्टी की बात करें तो क्रिकस उसके किंग थे, और मैकेडोनियन की बात करें तो अलेक्जेंडर वहाँ के किंग थे, जिन्होंने अलेक्जेंडर ने अपनी सुप्रीमेसी दिखाई थी पंजाब के गवर्नर पोरस को हरा के। जिनका पोरस का अगर बात करें तो पोरस का जो रियल नेम था पुरुषोत्तम था, जो कि एक इंडियन किंग था, और उन्होंने अलेक्जेंडर ने पंजाब की टेरिटरी को कॉन्कर्ड कर लिया। आफ्टर देखने के बाद, मतलब पहले देखा कि धनानंद की टेरिटरी या पहले उस पर कब्जा करा जाए, देन उन्होंने पंजाब के गवर्नर पे अटैक किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में, क्योंकि 6th सेंचुरी BCE में हमारे 2 रिलीजन काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश्ड हुए थे,
बुद्धिज्म और जैनिज्म। बुद्धिज्म की बात करें तो लॉर्ड बुद्धा ने फ्लरिश कराया था, और जैनिज्म की बात करें तो महावीर स्वामी ने फ्लरिश कराया था। क्या क्या बताया था, किस तरीके से उन्होंने डिफरेंट चीज़ें बताई हैं, सफरिंग मतलब दुख से निवारण पाने की, एक गुड बताया कि क्या एक सामाजिक कंडक्ट है, मतलब सोशल कंडक्ट बताया, क्या एक आपका एक अच्छा नेचर होना चाहिए जिससे आपकी आत्मा परमात्मा से मिले। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।